नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में एक साहित्य की डायरी, जो कि यूनिट 10 में इकाई 10 में यह रचना हमारे टेस्ट पाठ्यक्रम में है। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे आज मुक्तिबोध की जो रचना है एक साहित्य की डायरी। इसका हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करेंगे, जो कि इसके पहले भी हमने किया हुआ है। तो ये आज अभी जो री एग्ज़ाम होने वाली है या दिसंबर एग्ज़ाम होने वाली है, वह एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन यह पाठ्यक्रम हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके दृष्टिकोण से ही हम यह आपके सम्मुख लेकर आए हैं। यह सब कुछ निःशुल्क है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो बढ़ते हैं मूल रचना की तरफ। रचना प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी जो भूमिका है, यह भूमिका देखेंगे। यह भूमिका जो है एक साहित्य की डायरी की श्रीकांत वर्मा जी ने लिखी है। इसमें सबसे प्रथम देखते हैं एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण, यानी एक साहित्य की डायरी का जो पहला संस्करण था उसकी पांडुलिपि श्रीकांत वर्मा जी के पास 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। यानी भोपाल में सौंपी थी श्रीकांत वर्मा जी को मुक्तिबोध ने। वह एक साहित्य की डायरी का जो पहला संस्करण था 1964 में भोपाल में, वह पहली पांडुलिपि श्रीकांत वर्मा जी को दी थी। यानी एक साहित्य की डायरी की जो पांडुलिपि है, वह साहित्य की डायरी की पांडुलिपि भोपाल में किसको दी थी? तो श्रीकांत वर्मा को दी थी, याद रखिए। और वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में प्रकाशित हुई। यानी मुक्तिबोध यानी लेखक जिस प्रकार वो उसको प्रकाशित करना चाहता था, उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी। यानी पहले संस्करण में कौन कौन सी किस्तें नहीं थी? तो उस पांडुलिपि में कटुयान, काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, यह शीर्षक जो थे वह पहले संस्करण में नहीं थे, और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं है। यानी पहले संस्करण में वे नहीं, यानी एक साहित्य के डायरी के पहले संस्करण में कौन सी उपशीर्षक नहीं है, निम्न में से कौन सी उपशीर्षक नहीं है? तो ऐसा पूछा जाता है। तो कटुयान, काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और यह जो थे वहाँ पर पहले संस्करण में यह उपशीर्षक नहीं है। वे सारी डायरियाँ और 57 यानी ये 57 यानी 1957, 1958, 1960 में वसुधा जबलपुर से प्रकाशित। यानी ये सारी जो डायरिया है 1957, 1958, 1960 में जो वसुधा नामक जो पत्रिका थी, उसमें वसुधा नामक पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी और इसमें प्रकाशित हुई। यानी ये साहित्य की डायरिया जो है वह 1957, 58, 1960 में वसुधा पत्रिका जबलपुर से जो प्रकाशित होती थी उस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है। यानी डायरी शब्द क्या है? एक भ्रम पैदा करता है और उस यहाँ गलतफहमी भी हो सकती है। मुक्तिबोध की ये डायरिया अभी तिथिवार डायरिया होगी। यानी मुक्तिबोध की जो डायरी है वह तिथिवार होगी, क्रमवार होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्न विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। यानी यह जो साहित्यिक डायरी है, इसमें यह एक साहित्यिक डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था। यानी एक स्तंभ का नाम था, किस स्तंभ का? जो कि एक पाठकों के द्वारा एक संपादक होने के नाते मुक्तिबोध को वह प्रश्न पूछे जाते थे, सिर्फ वही उस कॉलम का नाम ही था। और आगे चलकर उन्होंने यह इस नाम से एक डायरी से ये किया। वसुधा के पहले नागपुर के, यानी वसुधा जो पत्रिका थी उसके पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक वह एक साहित्य की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे। एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन, यानी एक अलग रूप के संकलन में प्रकाशन हुआ था के लिए प्रस्तावित है।
प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित यानी इस डायरी में जो वसुधा पत्रिका में जो संपादित अंक थे या किस्त थे उन्हीं का प्रकाशन उन्हीं इस एक साहित्य की डायरी में सम्मिलित किए हैं जो वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हो चुके थे। जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है कि शामिल करने का उसका उद्देश्य ही यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा जैसा कि श्री अबिद ने लिखा है यानी श्री अबिद ने मुक्तिबोध के बारे में लिखा है। श्री अबिद ने लिखा है, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। यानी यह जो श्री आबिद जी मुक्तिबोध के बारे में लिखते हैं, एक मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। यह इम्पोर्टेंट कथन है श्री आबिद जी का, याद रखिए। यह जो है नई दिल्ली में 13 नवंबर 1994 में लिखा गया था यह भूमिका। तो यह जो है एक साहित्य की डायरी के अंतर्गत के जो उपशीर्षक है वह है तीसरा क्षण, दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, चौथा है डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स। इसके अंतर्गत क्या क्या है यह हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति आगे चलेंगे। हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर। यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि एक साहित्य के डायरी के उपशीर्षक निम्न में से कौन सा है। तो वीरकर विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है उपशीर्षकों में से, याद रखिए। अभी यहाँ पर जो पहला अंश प्रारंभ होता है, पहला उपशीर्षक है तीसरा क्षण। अभी तीसरा क्षण कौन सा है यह हमें पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते, पहाड़ पहाड़ चढ़ा करते, नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, यानी केशव की उम्र कितनी है तो 15 वर्ष है, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत अंकित रहता। केशव ने ही बहुत पहले मुझे बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं, यानी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ियाँ रहती है हमारे शरीर में वह किसे कहते हैं। यानी सबसे प्रथम लेखक को ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना किसे कहते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा है लेखक से, तो केशव ने पूछा है, याद रखिए। कुंडलिनी चक्र से मुझे बड़ा डर लगता। उसने हठयोगियों की बहुत सी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किया, यानी केशव ने। और केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी बाहों के नीचे काली आंखें बहुत गहरी, मानो दो कुएं पुतली के कांच से बड़े हुए हैं। यह भी लगता कि उनकी आंखें तलघर है, यानी केशव की आंखें तलघर की जैसे। यह भी महसूस होता कि उनकी आँखों के नीचे कोई दूसरी आँखें और जमी हुई है, यानी ये नीचे गई हुई आँखें थी। आँखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी बाहों की दोनों पट्टियाँ नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई द्वारा वह इस मिलन स्थल पर बाहों के बाल काट लेता, यानी जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा, नहीं तो मैं पढ़ता जाऊँगा। लेकिन उनके रोए फिर उठ जाते। आँखों के
नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। यानी केशव का चेहरा थका हुआ था। यानी किस प्रकार केशव का चेहरा था? अ, फील अ, फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ चेहरा था। केशव मझोले कद का बालक था, जिसे खेलने कूदने से कोई मोह नहीं था। यानी खेलने कूदने में केशव का मोह नहीं था। उसका गणित विषय अच्छा था। यानी केशव किस विषय में अच्छा था? तो गणित विषय में अच्छा था, याद रखिए। इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में ज़रूरी होता। यानी कि लेखक को गणित विषय अच्छा नहीं आता था, तो केशव के ज़रिए ही गणित सीखता था या देखकर लिखता था लेखक। यानी केशव को गणित गणित जो विषय गणित में रुचि थी और उसको गणित अच्छी तरह से आता था। तो इसीलिए जो लेखक को केशव की मिडिल और मैट्रिक मैट्रिक यानी 10वीं कहा जाता है, मैट्रिक को 10वीं, तो मैट्रिक में ज़रूर हो उठा था। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। वह मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था। यानी केशव जो है लेखक के पिता के मित्र का लड़का था, याद रखिए। उसके वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना रहता था। केवल एक ही बात उसमें और मुझ में समान थी। यानी केशव और लेखक में कौन सी बात समान थी? वह बड़ी घुमक्कड़ था। यानी वह जो घुमक्कड़ बात थी वह लेखक और केशव दोनों में समान थी। मैं भी घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम छुट्टी के दिनों, यानी लेखक और केशव छुट्टी के दिनों घूमने निकलते थे। तो दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते थे छुट्टी के दिन। यानी दोनों में जो घुमक्कड़पना है, घूमने की जो प्रवृत्ति है, वह केशव और लेखक में समान थी। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहता, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका दिल ज़्यादा मजबूत था। यानी जो शरीर है वह केशव का लेखक से मजबूत था। वह निसंदेह हट्टा कट्टा था, फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफ़ी पीली रहती। पीले लंबे चेहरे पर घनी बाहों के नीचे गहरी गहरी काली चमकीदार कुएं नुमा आँखें और सिर पर मोटे बाल और गोल अड़िम्बल मजबूत हड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती। यानी केशव का शरीर। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी। वह एक स्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। और मुझे लगता, यानी यह मुझे यानी लेखक कहता है, मुझे लगता कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियाँ और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षाओं, पुराने मंदिर है। इतिहास ने इन सब को दबा दिया है। मिट्टी की तरह वह मिट्टी की तह परतों पर परते, चट्टानों पर चट्टानें छा गई। सारा दृश्य भूमि में गड़ गया, अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर न्यूकेलिस्ट के नए विलासती पेड़ लगा दिए गए, बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया हो, वहाँ विचरण किया होगा। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। यानी मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भाग मुझे केशव द्वारा मिला। यानी मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, यह भान केशव द्वारा लेखक को मिला। इसलिए इन्हीं की केशव मेरे सामने खुला मुक्त रहस्य नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। उसके अलावा वह बालक समुची बहुत दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील। यानी केशव के अंदर कौन कौन से गुण थे? तो दयालु था, धीर गंभीर था, भीषण कष्टों का यानी कष्टों को सह लेने वाला था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और
सहज स्नेही था, यानी उसमें स्नेही भी था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बाल कोचित बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे, यानी बालक जैसे केशव में गुण नहीं थे। वह हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है, यानी उसका विवेक, उसकी जो सोच है वह वृद्ध की जैसी है। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता, यानी जब हाई स्कूल में केशव और लेखक थे, तो वह केशव जो है लेखक को एक निर्जन अरण्य यानी जंगल में ले जाता था। अ, हम भर्तहरि की गुहा, मच्छिंद्रनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते, यानी वह कहाँ कहाँ पर केशव के साथ लेखक कहाँ कहाँ पर जाता है, भर्तहरि की गुहा में, मच्छिंद्रनाथ की समाधि, इन स्थानों पर जाता है जो पवित्र थे। मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील थी, यानी जो शिप्रा नदी का उल्लेख आया है यहाँ पर, याद रखिए शिप्रा नदी जो है वह मंगलनाथ के पास है। जो मंगलनाथ था, मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी जो थी वह प्रचंड, मंथर और गहराई हुई है, श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते, शिप्रा के किनारों पर गौरव और भैरव सांझें बिताई। सुबह सुबह है सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली, सारा वन्य प्रदेश श्वास में भर लिया, सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। मैंने केशव को कभी कभी योगा अभ्यास करते हुए नहीं देखा, यानी केशव को लेखक ने कभी योगा अभ्यास, जो योग है वह करते हुए नहीं देखा। न उसने कभी सचमुच ऐसी साधना की, फिर भी वह मुझसे योग की बातें करता था, यानी केशव ने कभी योग का अभ्यास नहीं किया, योग नहीं किया, फिर भी वह योग की बातें लेखक से करता था। सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी के केंद्रीय महत्व की बात उसने मुझे समझाई, यानी लेखक केशव ने लेखक को किस नाड़ी की बात समझाई, तो सुषुम्ना नाड़ी की बात समझाई, जो कुंडलिनी चक्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। षट चक्र की व्यवस्था पर भी उसने पूर्ण प्रकाश डाला। मेरे मन के अंधेरे को उसके प्रकाश ने विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसके योग की बातें रहस्य के मर्मभेदी डरावने अंधेरे की भांति आकर्षित करती, मानो वे किन्हीं गुहाओं के अंधेरे में चला जा रहा है और कहीं से किसी स्त्री की कोई मर्मभेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है, यानी जो केशव उसको योग के बारे में बता रहा है और तभी किसी स्त्री की आवाज़ लेखक को सुनाई दे रही है। मैंने अपने मन का यह चित्र उसे कह सुनाया, यानी लेखक के मन में क्या है वह उसने कहा, और वह मेरी तरफ अब पहले से अधिक आकर्षित हुआ, बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देता। धीरे धीरे मैं उसके अत्यंत निकट आ गया। उसकी सलाह के बिना काम करना अब मेरे लिए असंभव हो गया, यानी धीरे धीरे लेखक को भी केशव अच्छा लगने लगा और केशव की बातें वह सुनने लगा, और वह उसके बातों के बिना, उससे को पूछे बिना लेखक भी आप कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में गहरी मित्रता उत्पन्न हुई है। साधारण रूप से मेरे मन में उठने वाली भाव तरंगे में उसे कह सुनाता, चाहे वे भावनाएं अच्छी हो, चाहे बुरी, चाहे खुली करने लायक हो या चाहे ढकने लायक, यानी जो भी बातें जो छुपाने लायक हो, छुपाने न लायक हो, वह सब कुछ जो बातें हैं, जैसे कहा जाए तो आजकल जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं उस प्रकार हम दोनों हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। एक बात कह दूँ, लेखक कहते हैं कि एक बात कह दूँ, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत उत्साहित हो उठा। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ गीली है, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काला जल है। यह जो है परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है, और किस रचना का है पूछे। अपने ख्याल या भाव कहते हैं मैं बहुत उच्चवित हो उठा।
मुझे लगता कि मन एक रहस्य है, यानी मन क्या है, व्यक्ति व्यक्ति का मन क्या है, एक रहस्य है। उसमें अंधेरा है, यानी मन में अंधेरा है। अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हुई है, भीगी हुई सीढ़ियाँ हैं। सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वह अतः काला जल है। यह किस रचना का कथन है? तो एक साहित्य की डायरी में एक पहला जो ये है तीसरा क्षण, उस उपशीर्षक के अंतर्गत यह कथन आया हुआ है। उस अतः जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अतः काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अतः और एकदम स्याह अंधेरे पानी की तरह पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही है, मानो दो नीले मूंगिया पत्थर भीतर उत्दीप्त हो उठे हैं। मेरे मन के तह खाने में उठी हुई ध्वनियाँ उसे आकर्षित करती है। धीरे धीरे वह मुझ में ज़्यादा दिलचस्प लेने लगा, यानी धीरे धीरे केशव भी लेखक में दिलचस्प लेने लगा, यानी मैत्री करने लगा। मैं जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वह क्षण भर अपनी घनी भौं वाली प्रशांत स्थिर आँखों से मेरी तरफ देखता रहता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषता थी, यानी साधारण बातें जो लेखक के समाज की विशेषता थी, वह क्या है, हमारी चर्चा का विषय बनती, यानी जो सामाजिक विशेषता है वही लेखक और केशव के बीच की चर्चा का विषय बनती थी, सामाजिक विशेषता। यद्यपि उसकी ज्ञान संपत्ति अल्प ही थी, हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने, यानी यह केशव ने कहा था, लेखक को महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए। केशव कहता है लेखक से, कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवाद प्रवृत्ति, यानी केशव लेखक से कहता है कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ ढंग से जोर दिया है, यानी जो भावनाओं पर गांधीवाद ने जोर दिया है कि सह प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवाद प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण, यानी गांधीवाद प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात उसने मुझे मुझे तब कही थी जब सन 30-31 का सत्याग्रह खत्म होने, जो 1930-1931 में जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, वह सत्याग्रह खत्म हुआ था, तब केशव ने यह बात लेखक से की थी। और विधान सभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तभी हमने रूस के पंचवर्षीय आयोजन का नाम सुना था, यानी रूस के पंचवर्षीय का नाम लेखक ने कब सुना था, जब लेखक और केशव इंटरमीडिएट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तब सुना था। जो कौन सा नाम सुना था, तब हमने रूस के पंचवार्षिक आयोजन का नाम सुना था, लेखक ने, याद रखिए। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुँचे, किसी दूसरे शहर में। मुझे नहीं मालूम था कि केशव ने भी वहाँ कॉलेज ज्वाइन किया, यानी दूसरे शहर में लेखक का डिग्री कॉलेज में गया और लेखक को पता नहीं था कि केशव भी वहाँ पर गया है। मैंने उसके बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह न था, न कोई आकर्षण। ऐसे पाशावत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, यानी लेखक को पाषाणवत यानी जो पत्थर की जैसा है, वह व्यक्ति प्रशांत गंभीर व्यक्ति जो है, लेखक को पसंद नहीं है। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, यानी केशव के मन में लेखक के प्रति प्रशंसा सम्मान के भाव थे, उत्पन्न हुए थे। और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था, इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ा था, यानी लेखक को केशव चाहता था, इसलिए लेखक भी उसको चाहने लगा था। शायद उसे मेरी यह स्थिति मालूम थी, लेकिन कभी उसने अपने मन का भाव नहीं
दर्शाया। यानी लेखक वह केशव जो है लेखक को चाहता था, लेखक को मान सम्मान देता था, लेकिन कभी वह बातें उसने दर्शाई नहीं, बताई नहीं या दिखाई नहीं है। और एक बार जब हम दोनों फोर्थ ईयर में पढ़ रहे थे, वह मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। यानी जो फोर्थ ईयर में पढ़ रहे थे लेखक और केशव, तब केशव जो है लेखक को कैंटीन में चाय पिलाने के लिए ले गया। केवल मैं ही बात करता जा रहा था। आखिर वह बात भी क्या करता, उसे बात करना आता ही कहाँ था। यानी वहाँ पर चाय पीने के लिए कैंटीन में गए, फोर्थ ईयर में चतुर्थ वर्ष में थे, तो वहाँ लेखक को चाय पिलाने गए, लेकिन वहाँ पर लेखक ही बात करता रहा। केशवदास वह चुप रहा। मुझे फिलॉसफी में सबसे ऊंचे नंबर मिले। यानी लेखक को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले, तो फिलॉसफी में मिले थे। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, यानी लेखक ने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, इसका मैं रस विभोर होकर वर्णन करता जा रहा था। चाय पीकर हम दोनों आधी मील दूर एक तालाब के किनारे जा बैठे। यानी चाय पीकर एक तालाब के किनारे दूर जाकर बैठ गए। वह जैसा ही चुप था, मैंने साइकोएनालिसिस की बात छेड़ दी। यानी वो जैसे ही वह बैठे थे, तब लेखक ने साइकोएनालिसिस की बात कह दी। जब मेरी धारा प्रवाह बात से वह कुछ उकताने लगता, तब वह पत्थर उठाकर तालाब में फेंक मारता। जब भी बात करते तो वह केशव जो है तालाब में पत्थर उठाकर फेंकता। पानी की सतह पर लहरें बनती और टूप टूप की आवाज़। यानी ऐसे ही पानी में पत्थर फेंका तो वह पानी पर लहरें उठती है छोटी छोटी, और टूप टूप की आवाज़ आने लगती है। सांझ पानी के भीतर लटक गई। यानी सांझ तक वह पानी के तालाब के किनारे बैठे। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। यानी शाम जो है तालाब में प्रवेश नहीं कर पाई थी। लाल लाल भड़क आकाशीय वस्त्र पानी में सूख रहे थे, और मैं संध्या के इस रंगीन यौवन से उन्मुक्त हो उठा था। हम दोनों उठे, चले और दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे। यानी वहाँ तालाब के किनारे से उठे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। एकाएक मैं अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। नहीं एकाएक लेखक जो है भयभीत हो उठे। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उससे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा। यानी उस पीपल के वृक्ष के नीचे लेखक ने एक आवेश में आकर केशव से कहा, और श्याम रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है। यानी श्याम रंगीन जो शाम है, श्याम रंगीन यानी जो कृष्ण वर्णीय, कृष्ण का रंग था जो था वह श्याम वर्णीय इसलिए कहते क्योंकि उसका रंग काला सावला था। श्याम रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। वह एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से, यानी मुझे डर लगता है। यानी मुझे उसे डर लगता है। शाम रंग जो है, रात जो है, शाम जो है मुझमें समाई गई है। और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई। यानी लेखक डर रहे थे। इतने में शाम सावली हो गई। यानी इतने में शाम जो है सावली हो गई। वृक्ष अंधेरे में स्तुप्त यानी उस पूरा अंधेरा छा गया। पक्षी चुप हो उठे। यानी पक्षी भी चुपचाप बैठ गए। एकाएक सब और स्तब्धता छा गई, और फिर इस स्तब्धता के भीतर से एक चंपई पीली लहरें ऊंचाई पर चढ़ गई। कॉलेज के गुंबर पर और वृक्षों के ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदनी सफ़ेद धोती सी चमकने लगी। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख केशव ने मुझसे कहा। यानी केशव ने लेखक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी। यानी केशव कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने एक बार जो है वह सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी। मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए बेरुखी भरी आवाज़ में कहा, हाँ। यानी वो लेखक ने ध्यान नहीं दिया और फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ पूछी थी।
आप तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो, यानी केशव कहता है लेखक से कि आप जो है तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या अनुभव कर रहा था, यानी लेखक जो डर रहे थे और लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि वो डर रहा है। और केशव उसको बता रहा है कि तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी मादक मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया है, यानी लेखक यही कहता है कि किसी मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे जकड़ लिया है, पकड़ लिया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय हाँ उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक कोई और व्यक्तित्व बैठा था। मैं उसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, यानी वह डर रहा था और वह केशव जो है उससे पूछ रहा था कि तुम जो है आप सौंदर्य अनुभव कर रहे हो, और लेखक जो है अंधेरे में डर रहे थे। अ, किंतु आप तो उसने भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया। मैं सोए मैं सोए मैं सोए था, वह सोए हो सबा था हो चुका था, अपने से बृहत्तर विलक्षण असोए। एकाएक उस पाषाण मूर्ति मित्र की भीतरी रिक्तता पर मेरा ध्यान हो आया। वह मुझसे वह मुझसे कितना दूर है, कितना भिन्न है, कितना अलग है, यानी लेखक जो है सोच रहा है कि केशव मुझसे कितना भिन्न है, कितना अलग है। वह मुझसे पंडिताओं भाषा में कह रहा था, यानी केशव जो है एक पंडिताओं भाषाओं में लेखक से कह रहा था। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाएक हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। यानी केशव कहता है कि किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य, यानी किसी दृश्य में, किसी भाव में, या किसी भाव में, किसी दृश्य में, किसी वस्तु में वे मनुष्य जब एकाएक हो जाता है तब उसको उस वस्तु के सौंदर्य का बोध होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और यानी विरुद्ध और समान वस्तु, वस्तु और उसका दर्शन, इन दोनों पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तात्पर्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्भुत हो उठती है। यानी लेखक को ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक को सौंदर्य की परिभाषा कौन समझाता है, तो वह जो है केशव समझाता है। याद रखिए, मैंने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करे जो उससे अछूते हैं, यानी इस लेखक क्या कहते हैं कि सौंदर्य की परिभाषा वो करण है जिसके वो जो कोई सौंदर्य से अपरिचित हो वह सौंदर्य की परिभाषा करना जाने। जैसे मेरा मित्र केशव, उसकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इससे क्या होता है, यानी केशव ने जो सौंदर्य की परिभाषा की है वह परिभाषा गलत हो या सत्य हो या असत्य हो, इसके क्या, लेकिन वह जानता है, यह बात बड़ी है। दिन गुजरते गए। एक ही गांव के हम दोनों दो साथी, यानी केशव और लेखक जो है एक ही गांव के थे। भिन्न प्रकृति के, भिन्न गुणधर्म के, भिन्न दिशाओं के, एक दूसरे से उगता उठने के बावजूद हम दोनों मिल गए, यानी दोनों की जो भाव है, स्वभाव है, वह भिन्न है, लेकिन दोनों में एक आकर्षण, प्रेम साबित हो उठा था। जाते चर्चा करने लगते। मेरी जबान कतरानी जैसी चलती। केशव सांकल में लगे हुए, फिर भी खुले हुए ढीले ताले सा प्रतीत होता। कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोर चपाटी कर ले, लेकिन जाते वक्त सांकल में ताला जरूर अटका जाए, वह भी खुला हुआ, चाबी लगाने की जरूरत नहीं। ताला भीतर से टूटा है, चाबी लग ही नहीं सकती, यानी जो टूटे हुए ताले में चाबी लगा ही नहीं सकती, उसको लॉक नहीं कर सकते। लेकिन इस ताले में एक दिन अकस्मात चाबी भी लग गई, यानी वह टूटे हुए ताले में एक दिन चाबी भी लग गई। छुट्टी का दिन, यानी छुट्टी के दिन थे। वृक्षों के समीप धूप लहसा रही थी। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते
आते हुए और धूप में चमकते हुए एक चेहरे को दूर से देखा। यानी वह जो है एक दिन लेखक बैठे थे और बोर हो रहे थे, तभी एक धूप में चमकते हुए चेहरे को साइकिल पर आते हुए लेखक ने देखा। इधर मैं काफ़ी कविताएं लिख ली थी। यानी लेखक ने काफ़ी कविताएं लिख ली थी। सोचा शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा है। यानी कैसा एक कवि की प्रवृत्ति है कि जो लिखता है वह सुनाना चाहता है, तो वह जो साइकिल पर आ रहा है उसको कविता सुनाने की उत्सुक में लेखक कह रहे कि इधर मैं काफ़ी कविताएं लिख ली थी, सोचा शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा है। यानी कविता सुनने के लिए केशव का चेहरा उत्तप्त था। चेहरे पर कुछ नई बात थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया। यानी चेहरे पर नई बात थी, लेखक पहचान नहीं पाए। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं केशव की तरफ ध्यान दे सकूं। यानी कविता में लेखक डूब गए थे, जो रचनाएं हैं कविताएं हैं उसमें लेखक डूब गए थे, इसलिए केशव की तरफ उस लेखक ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो अपने नशे में रहता था। और ये बात सच है कि कवि के अंदर एक अलग नशा रहता है, क्योंकि मैं भी खुद कविताएं लिखता हूँ। अगर मैं बोलना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।